हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कशन करेंगे एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है पेरिस एग्रीमेंट। एक्चुअली में मैं आपको बता दूं, जो पेरिस एग्रीमेंट है इसके ऊपर वीडियो बनाने का मेरा जो मोटिव है, मेन मोटिव, वो ये है कि सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते हम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जो पेरिस एग्रीमेंट है ना, ये सीधा किससे जुड़ा हुआ है? क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है, जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। 2025 में आपने देखा होगा इतने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, ठीक है, और देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जोन्स में अलग अलग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखे गए। तो ये सारे किसके कंसिक्वेंसेस हैं? ये सारे परिणाम हैं किसके? जलवायु परिवर्तन के। तो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है? सीधा जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। अब पेरिस एग्रीमेंट क्या है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि इस क्लास के अंदर या इस वीडियो में हम क्या कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसके बैकग्राउंड को देखेंगे कि जो पेरिस समझौता है, पेरिस एग्रीमेंट है, मैं आऊँगा इस बात पर भी कि इसको पेरिस एग्रीमेंट क्यों कहते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, ये सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम इसकी जब पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, एडॉप्ट हुआ था पेरिस में, तो उससे पहले की क्या कहानी थी, इसको साइन होने के रीज़न क्या है, क्यों ये साइन किया गया, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी भाई, तो ये हम बैकग्राउंड के अंदर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पेरिस एग्रीमेंट क्या है। उसके बाद व्हेन एंड वेयर, ये कहाँ पे हुआ भैया, कहाँ पे हुआ ये, ठीक है, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, पेन नहीं चल रही है, कोई बात नहीं। कंट्रीज इन्वॉल्व्ड, इस पेरिस एग्रीमेंट में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इन्वॉल्व्ड हैं, शामिल हैं, इसके मेन गोल्स क्या हैं। भाई कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसके गोल्स होते हैं ना, उसके उद्देश्य होते हैं कि वो क्या क्या करने वाला है। नेट जीरो कॉन्सेप्ट क्या है, इंडिया की क्या भूमिका है इसमें, डेवलप्ड और डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी, ये स्पेशल क्यों है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, मतलब क्या क्या चुनौतियां इसमें आती हैं, और लास्ट में हम देखेंगे इसका कंक्लूजन। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, एक नागरिक होने के नाते हमको इसके बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे पॉइंट्स ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं उन सबको मैं कवर करते हुए चलूँ, ताकि कोई भी पॉइंट ना छूटे, और अगर गलती से कोई पॉइंट छूट जाए, ठीक है, जो कि इसमें मेंशन ना हो, आपको लगे कि सर ने कोई पॉइंट छोड़ दिया, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूँगा पूरी कि कोई पॉइंट ना छूटे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले चलते हैं वाई कॉल्ड पेरिस एग्रीमेंट। देखो, ये जो बड़े बड़े समझौते होते हैं ना, ये वर्ल्ड की जिस कंट्री की जिस सिटी में इनको साइन किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, सबसे पहले उस सिटी के नाम पर इनको नाम दिया जाता है। ठीक है, अब पेरिस एग्रीमेंट जो है ये सबसे पहले फ्रांस की कैपिटल पेरिस में साइन किया गया था। ठीक है, 2015 में, 12 दिसंबर 2015 को इसको साइन किया गया था, और ये UNFCCC का पार्ट है। ठीक है, और कोप 21 मीटिंग है ये। कोप यानी COP 21st मीटिंग का मतलब क्या हो गया? देखो, UNFCCC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब जो UNFCCC है ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करता है, और इसके अंडर में एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं कोप। अब कोप 21 इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये UNFCCC की 21वीं मीटिंग है। इससे पहले 20 मीटिंग हो चुकी है, कोप 1, कोप 2, कोप 3, कोप 4, इसी तरीके से कोप 21 जो 2015 में हुआ था साइन। तो UNFCCC के अंदर जो कोप है उसकी 21वीं मीटिंग है ये।
कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। एक तरह से जो सारी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आपस में किसी ग्लोबल इशू पर क्या करती है, मीटिंग करती है, एनुअल मीटिंग करती है, उसको हम कोप कह देते हैं। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो अक्सर उस सिटी के नाम पे रखा जाता है जहाँ पर इसको अडॉप्ट किया जाता है, जैसे कि लास्ट पॉइंट में मैंने मेंशन कर ही रखा है आप लोगों की सुविधा के लिए। ठीक है जी, तो आई होप ये स्लाइड तो आपको समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले जाते हैं जिसमें हम बैकग्राउंड को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पेरिस एग्रीमेंट है, देखो 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया था और 2016 से फिर इसको लागू किया गया था। ठीक है ना, 4 नवंबर 2016 से इसको लागू कर दिया गया था। 15 में तो अडॉप्ट किया गया था। अब इसके बैकग्राउंड मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो 2015 तक ग्लोबल वार्मिंग का जो लेवल था वो काफ़ी डेंजरस हो गया था, काफ़ी डेंजरस लेवल तक पहुंच गया था। जो ग्लेशियर्स थे वो मेल्ट हो रहे थे, वो तो आज भी हो रहे हैं सर। ठीक है, ठीक बात है। जो समुद्र का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो तो आज भी बढ़ रहा है सर, बिल्कुल बात सही है। जो फ्लड्स हैं, बाढ़ हैं, ड्रॉट, सूखा पड़ रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, घटनाएं देखी जा रही हैं जगह जगह, लैंडस्लाइड्स, बाढ़ का आना, अभी आपने देखा होगा पंजाब में इतनी बाढ़ आई। ठीक है, तो 2015 में भी या 2015 से पहले भी जैसे केदार घाटी में कितना बड़ा जो है वहाँ पे लैंडस्लाइड आई थी और उसमें बहुत सारे हज़ारों लोग मारे गए थे। उसके बाद की बात है ये तो ये एग्रीमेंट्स तो होते रहते हैं। इससे पहले क्योटो एग्रीमेंट था जो जापान में हुआ था, लेकिन वो इतना सफल नहीं हुआ, इतना सक्सेस नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट को किया गया 2015 में और ये अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें जब हुई कि इतने सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जब देखे जा रहे थे तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने सभी देशों की सरकारों को ना एक चुनौती दे दी कि भैया अगर आप इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाओगे, आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, हो सकता है नहीं, होगा, डेफिनेटली होगा। जब इस तरह की चुनौती सबको मिली तो फिर यहाँ पर सभी देशों की जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर फैसला किया कि ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है, किसी देश की समस्या तो है नहीं, ये पूरी अर्थ की समस्या है। तो इस पर हम क्या करेंगे, एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग के तहत हम क्या करेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर बातें करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये 3 पॉइंट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं अपनी स्लाइड में, पहला ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अर्थ का टेम्परेचर हर साल आप देख रहे हो कहाँ पहुँच रहा है, औसत तापमान 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने वाला है आने वाले टाइम में, अगर ऐसी हालत रहे तो आपका जो आइस मेल्टिंग है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखे जा रहे हैं, ये सारे आपके क्लाइमेट चेंज के कंसिक्वेंसेस हैं, मतलब परिणाम हैं जो ये यहाँ पर लिखे गए हैं ना, ये क्लाइमेट चेंज के परिणाम है भैया। ठीक है, और ये देखने में जितने सरल दिख रहे हैं आपको, ये सरल है नहीं भाई। एग्ज़ाम में आपका आता है ग्लोबल वार्मिंग पर ऐसे लिखो, बच्चे लिख लेते हैं और खुश हो जाते हैं, लेकिन असली जीवन में इसका कितना बड़ा नुकसान है हमारी अर्थ के लिए ये बहुत कम लोगों को पता है। तो इस पर तो बात नहीं, इस पर तो काम होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन फास्ट होना चाहिए, जो कि स्लो चल रहा है। ठीक है ना, तो ये सारा इसका बैकग्राउंड है, मतलब ये क्यों ज़रूरी है, इसीलिए तो पेरिस एग्रीमेंट किया गया। तो पेरिस एग्रीमेंट कहने का मतलब है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, एक इंटरनेशनल, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। 12 दिसंबर 2015 को इसको साइन किया गया, मतलब एडॉप्ट किया गया पेरिस के अंदर, इसीलिए इसको पेरिस एग्रीमेंट कहा गया। और 4 नवंबर 2016 से इसको अप्लाई किया गया, सभी देशों ने इसको अपने अपने देशों में अप्लाई किया, लागू किया। ठीक है, आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले जाते हैं। अब इसमें कंट्रीज़ कितनी इन्वॉल्व्ड हैं,
ये लगभग पूरे वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन है। 195 कंट्रीज़ जो हैं इसको एडॉप्ट कर चुकी हैं। और दूसरा पॉइंट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 190 प्लस मतलब लगभग मैं कह सकता हूँ 192 कंट्रीज जो हैं रेटिफाइड हैं, मतलब ये रेटिफाई कर चुके हैं। अभी रेटिफाई करने का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया। रेटिफाई मतलब हो गया ऑफिशियली अप्रूवल मिल गया है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब 192 कंट्रीज लगभग ऑफिशियली अप्रूवल दे चुकी है कि हाँ भाई हमारे देश में इसको बहुत अच्छी तरीके से लागू किया जाएगा। इस कमिटमेंट को हम बोल देते हैं कि भाई रेटिफाई कर दिया। केवल पेरिस एग्रीमेंट साइन करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि हर कंट्री को अपने नेशनल पार्लियामेंट या नेशनल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, लीगल अप्रूवल लेना पड़ता है, सो दैट लीगली बाइंडिंग बन जाए। तो जब एक देश रेटिफाई करता है, एक कंट्री रेटिफाई करता है, जैसे भारत ने रेटिफाई किया, तो उसने ये भी तो कमिट किया होगा ना कि हम क्या करेंगे, अपने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करेंगे। भाई पूरा ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे कम करेंगे, धीरे धीरे जीरो पर लाने की कोशिश करेंगे उसको, है ना। अपने ग्रीन हाउस गैस, अब ग्रीन हाउस गैस क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा, एक स्टूडेंट होने के नाते, अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो ग्रीन हाउस गैस जैसे आपके नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन O3 हो गया, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और ग्रीन हाउस गैसें वो गैसें होती हैं जो हीट वेव को अपने पास आने देती है, लेकिन अपने से वापस जाने नहीं देती। आपने सुना होगा ना कि बुलाती है पर जाने का नहीं। ये गर्मी को अपने पास बुला लेती है, लेकिन फिर वापस नहीं जाने देती है, ठीक है। तो वापस नहीं जाने देती है, मतलब इसी से तो अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ ही चुका है पिछले 100 साल में, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया ही था ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जब मैंने बात की थी। तो 190 प्लस जो कंट्रीज हैं यहाँ पर रेटिफाइड हैं। प्लस क्या कमिटमेंट करती हैं कंट्रीज कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक्शन लेगी और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी, जैसे पेड़ लगाएगी, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि पेड़ जितने ज़्यादा होंगे ना उतनी ज़्यादा CO2 का लेवल कम होगा, पेड़ जितने कम होंगे CO2 का लेवल बढ़ेगा। सिंपल है भाई, पेड़ जो होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके जो स्टोमेटा होते हैं, तभी तो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब पेड़ ही नहीं होंगे तो मान लो 10 पेड़ आपने काट दिए, 10 पेड़ काटने का अगर हमने दुस्साहस किया तो 20 पेड़ लगाने का साहस भी हमारे अंदर होना चाहिए। 10 पेड़ अगर हमने काट दिए और 10 पेड़ जितनी CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा था उतना CO2 अब कौन एब्जॉर्ब करेगा, वो तो लेवल ही बढ़ाएगा ना एक तरह से। तो यहाँ पर 195 कंट्री जो पूरे विश्व का रिप्रेजेंटेशन है, लगभग सारी कंट्रीज ने यहाँ पर इसको एडॉप्ट किया है, और 190 प्लस जो कंट्रीज हैं इसमें रेटिफाइड है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है जी, क्लियर है तो अच्छी बात है। अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन गोल्स क्या है इसके, इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य है वो सबसे पहले ये है कि लिमिट टेम्परेचर राइज बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, कि जो पृथ्वी का औसत तापमान है ना उसको हम 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखेंगे, एंड ट्राई टू कीप इट विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस। हम ये कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हम इसको नियंत्रित करें, इससे ज़्यादा न बढ़ने दें। कट ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैसों का जो एमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, उसको हम कम करें। और जो डेवलपिंग नेशंस हैं जिनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी वहाँ पर नहीं आई है, या इतना ज़्यादा फंड नहीं है, उनको हम सपोर्ट करेंगे, उनको हम जो है फंड प्रोवाइड करके या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके सपोर्ट करेंगे भाई कि आप भी कोशिश करो, क्योंकि जो एक डेवलपिंग कंट्री होती है और एक डेवलप कंट्री होती है, ठीक है। तो भारत भी अपने आप में एक डेवलपिंग कंट्री है, भारत को भी सपोर्ट चाहिए USA का, UK का, इत्यादि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये मेन गोल है कि हमें टेम्परेचर को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, और जो टेम्परेचर को बढ़ाने वाली ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनके एमिशन पर हमें रोक लगानी है किसी भी तरह से, क्योंकि इनका एमिशन अगर ऐसे ही होता रहेगा, कोल का यूज, पेट्रोल का यूज, डीजल का यूज़, ठीक है ना, इन सबसे ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है।
तो इन पर हमें क्या करना पड़ेगा, रोक लगानी पड़ेगी। अब नेट जीरो कॉन्सेप्ट क्या है, लाइट चली गई लेकिन कोई बात नहीं, आप तो स्लाइड पे ध्यान दो, ठीक है। नेट जीरो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, नेट जीरो का मतलब है जितनी ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, पैदा हो रही है, उतनी ही रिमूव या एब्जॉर्ब भी की जाए। मतलब बैलेंस जीरो होना चाहिए। मतलब अगर आपने 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया तो 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव भी करना पड़ेगा। उसका अगर उत्सर्जन किया है तो उसका अवशोषण भी करना पड़ेगा, ठीक है, रिमूव करना पड़ेगा उसको, तभी तो नेट जीरो कॉन्सेप्ट हमारा सफल होगा, ठीक है। तो नेट जीरो इज इक्वल टू होता है एमिशन प्रोड्यूस्ड, जितना एमिशन आपने प्रोड्यूस किया इज इक्वल टू उतना ही एमिशन आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तभी वो जो एमिशन है, उत्सर्जन है, वो नेट जीरो होगा। उसका जो बैलेंस होगा वो जीरो हो जाएगा। बैलेंस हुआ, जीरो होगा तो बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाए, जितना आपने प्रोड्यूस किया उतना आपको रिमूव भी करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा। ये है नेट जीरो कॉन्सेप्ट। आई होप ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब भारत की क्या भूमिका है भाई इसके अंदर। भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है, आपको पता ही है, और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ है। 145 करोड़ जनसंख्या भारत की और 140 करोड़ के लगभग चाइना की, चीन से भी आगे चले गए हम लोग, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा पोल्यूशन होगा, उतना ज़्यादा प्रदूषण होगा, उतना ज़्यादा गैसों का एमिशन होगा, लेकिन फिर भी भारत ने इसको 2015 में ही ज्वाइन कर लिया था। और यहाँ पर भारत ने टारगेट सेट किया कि हम 2070 तक नेट जीरो कॉन्सेप्ट की जो थ्योरी है, नेट जीरो कॉन्सेप्ट जो है उस पर अमल करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे आपका विंड एनर्जी हो गया। विंड एनर्जी मतलब हवा की शक्ति से, पवन की शक्ति से बिजली का उत्पादन करना। और रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स मतलब होता है कि प्रकृति हमें कुछ ऐसी चीज़ें देती है ना जिनकी हम कदर नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे सनलाइट हमको प्रकृति ही तो दे रही है, सन से मिल रही है, तो सन से हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे बिजली बना सकते हैं, उससे हमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, उससे कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलेगी। तो ये है रिन्यूएबल एनर्जी। आपका सोलर एनर्जी हो गया, आपका विंड एनर्जी हो गया, आपका बायोमास एनर्जी हो गया। इन सब एनर्जीज़ का यूज़ करके हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। डैम वगैरह जो बनते हैं ये भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का हम यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं। तो उनका यूज़ कम करके और उनको किसी ऐसी चीज़ से हमें रिप्लेस करना है, प्रतिस्थापित करना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस नहीं करते, ग्रीन हाउस गैसों को प्रोड्यूस नहीं करते। अब जैसे EVS लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज हो रहा है आजकल भारत के अंदर। भारत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा दिया देश के अंदर। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत सारी इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा आते हैं आपके, इलेक्ट्रिक बस आ गई है, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई है। अब जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ उनमें इंजन का यूज होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं ना, इनमें इंजन का यूज नहीं होता है, इनमें इलेक्ट्रिक मोटर या बैटरी का यूज होता है। तो इसमें जो कि ग्रीन हाउस गैसें हैं वो ना के बराबर पैदा होती है, ठीक है। ये हमारे एटमॉस्फेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तो इस तरह की चीज़ों पर भारत फोकस कर रहा है और टारगेट क्या सेट किया है, नेट जीरो करेंगे भाई 2070 तक किसी भी हालत में। लेकिन अभी यहाँ पर सवाल ये है, क्या 2070 तक रहेंगे? अगर यही कंडीशन रहेगी तो आम जनता को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। केवल गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा भैया, ठीक है। गवर्नमेंट ने तो टारगेट सेट कर दिया, लेकिन आम जनता अगर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा। क्लास में टीचर ने तो पूरी मेहनत कर दी बच्चों को पढ़ाने में, लेकिन अगर बच्चों ने मेहनत नहीं करी तो बच्चों का रिजल्ट तो ख़राब होगा ही होगा, लेकिन टीचर का भी रिजल्ट ख़राब होता है कि भाई फलाने ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक आम नागरिक होने के नाते हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि भाई क्लाइमेट चेंज के जो परिणाम है उनका जो इफ़ेक्ट है वो आम नागरिक पर डायरेक्ट पड़ता है। बाढ़ आती है, फंसता कौन है? आम नागरिक। भूस्खलन होता है, फंसता कौन है? आम नागरिक। भूकंप आता है, फंसता कौन है? आम नागरिक,
ठीक है। कहीं पर कोई बहुत बड़ा वेदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, फंसता कौन है? आम नागरिक। तो इसीलिए आम नागरिक होने के नाते सबको ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है। ठीक है। अब डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन की बात करते हैं। डेवलप्ड जो भाई विकसित देश हैं, और डेवलपिंग जो डेवलप्ड होने के रास्ते पर हैं, जो डेवलप हो रहे हैं, जैसे भारत है। तो डेवलप्ड नेशन की ड्यूटी है मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, उनके पास सुविधाएं ज़्यादा हैं, उनके पास फंड ज़्यादा है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करना उनका काम है। ठीक है। तभी तो जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी तो ये ग्लोबल इशू से निपट पाएंगे सब। ठीक है, नहीं तो कोई भी नहीं बचेगा। अब वाई पेरिस एग्रीमेंट इज स्पेशल, ये इतना विशेष क्यों है? क्योंकि इसमें लगभग सारे देशों ने भाग लिया है, और लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, समझौता है, संधि है। और इसमें ना हर 5 साल में रिव्यू सबमिट करने पड़ते हैं। जैसे भारत हर 5 साल में रिव्यू सबमिट करता है कि 5 साल पहले उसने क्या क्या चीज़ें करी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, कम करने के लिए, और आने वाले 5 साल में वो क्या करने वाला है जिससे क्लाइमेट चेंज कम हो भैया। तो ये रिव्यू जो है सबमिट करने पड़ते हैं अपने अपने देश के, सभी देशों को सबमिट करना पड़ता है UNFCCC को, कि भैया ऐसा ऐसा है। ठीक है। हमने 5 साल पहले, मतलब अभी हम रिव्यू सबमिट कर रहे हैं, 5 साल तक हमने ये कदम उठाए, और आने वाले 5 साल में हम ये कदम उठाने वाले हैं। ये सिंपल सी बात है इसमें। ठीक है जी। अब चुनौतियां आती हैं भाई। अब जैसे कुछ कंट्रीज़ में, जैसे USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसने एक बार ना विड्रॉ कर लिया था। ठीक है। एक बार ही हट गया था, मतलब इसने ज्वाइन किया और फिर उसके बाद वहाँ से अपना नाम कटा दिया, विड्रॉ कर दिया। तो ये एक चैलेंज ही तो है। अब उसने विड्रॉ बड़ी आसानी से कर दिया, क्योंकि वीक पेनल्टीज़ हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी पेनल्टी थी नहीं, वीक पेनल्टीज़ रखी गई है UNFCCC की तरफ से। तो पेनल्टीज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि एक देश जब ज्वाइन करे तो दोबारा वहाँ से हट ना सके, क्योंकि ये सभी की भलाई की बात हो रही है यहाँ पे। और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्लो चल रहा है। ये भी तो बहुत सारे देशों में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो कदम उठाए जाने चाहिए, वो जितनी स्पीड से उठाए जाने चाहिए, वो उतनी स्पीड से नहीं उठाए जा रहे। ठीक है, ये है इसका मतलब। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या है, इसकी समरी क्या, इसको सम अप कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो जलवायु परिवर्तन है वो केवल सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी आपकी हर एक नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम सब इस धरती माँ के बच्चे हैं भैया। ठीक है। तो अपनी माँ को बचाने के लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, सबको ये उत्तरदायी, मतलब हम सबको रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए कि हम अपनी माँ को कैसे बचाएं, अपनी धरती माँ को कैसे बचाएं। ये तो हमारी आपकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो कंक्लूजन भैया ये है कि पेरिस एग्रीमेंट जो है एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्रयास है, ग्लोबल एफर्ट है, बट ओनली गवर्नमेंट नहीं, हम आम लोग भी कंट्रीब्यूट करें तो बहुत कुछ हो सकता है। और हम कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, हम जो है कोयले से बनने वाली बिजली का यूज न करके सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया ना कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हर नए मकान में सोलर पैनल जो है वो कंपलसरी कर दिया गया। तो ऐसी कोई पॉलिसी हो, भारत में भी अब सोलर पैनल पर बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, ज़्यादा पेड़ हम लगा सकते हैं, और सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करके हम इस दुविधा से बच सकते हैं। सस्टेनेबल मतलब होता है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, मतलब हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है भैया, कि उनको आने वाले टाइम में नुकसान न पहुंचाना पड़े। जिस लाइफ स्टाइल के साथ हमने अपनी लाइफ को जिया, उस लाइफ स्टाइल के साथ हमारी जनरेशन भी अपनी लाइफ को जिए। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की असली मीनिंग। ठीक है, और ये तभी होगा जब हम अभी के रूल्स रेगुलेशन सारे फॉलो करें और अपने इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ाएं।
तो आई होप आज का जो पेरिस एग्रीमेंट है वो आपको समझ में आया होगा, और इसको बनाने का मेरा यही उद्देश्य था। तो सबसे पहले तो ये चैनल साइंस से रिलेटेड है, ये विज्ञान का एक विषय है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना उचित समझा। दूसरा, ये क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है सीधा सीधा। और तीसरा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वहाँ पर भी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो से बहुत सारे फ़ायदे हैं आप लोगों को। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेयर करें, ठीक है। नहीं लगा हो तो फिर सोचें, उसके बाद देख लेना, फिर क्या दिक्कत है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।